गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन अपना हिंदू एनालिसिस देखते हैं 1 मई का। ठीक है, तो आज अपने पास कुछ 5 या 6 आर्टिकल्स रहेंगे जिसमें 3 या 4 एडिटोरियल्स रहेंगे और 2-3 शॉर्ट न्यूज रहेंगे। ठीक है, सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है 11 डेड आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुधियाना। तो ठीक है, अभी टॉक्सिक गैसेस क्या क्या होती है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, राइट, कि कौन सी टॉक्सिक गैसेस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल में जो मेंशन किया गया है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है डायरेक्टली। तो ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ कलरलेस कैलोजिन हाइड्रस गैस विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल ऑर्डर। ठीक है, इट इज अ वेरी पॉइजनस, कोरेसिव एंड फ्लेमेबल गैस, कैन इरिटेट द आईज, नोज, थ्रोट एंड द लंग्स. Too much STS can halt the breathing center in the brain which can cause death. ठीक है, तो ये कुछ इस गैस के बारे में है। अगर ये गैस से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चंस आता है आपके मीन्स में या प्रीलिम्स में तो आप इजीली आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि ये गैस अगर इतनी हार्मफुल है तो इस गैस को यूज क्यों किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूज्ड प्राइमरली टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड द सल्फर. It is also used to create a variety of inorganic sulfides used to create pesticides, leather, dyes and the pharmaceuticals. तो ये सारी चीजें अपन यूज करते हैं, तो उसको बनाने के लिए गैस का यूज होता है, राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हेवी वाटर फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. सो मैंने आपको 2-3 दिन पहले न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करी थी, वो आपने वो आर्टिकल देखा हो। न्यूक्लियर एनर्जी अपने डायरेक्टली GS3 के मीन्स में टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये था कुछ अपने गैस के लीक के बारे में। अब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि गैस क्यों लीक हुई, अपने यहाँ पे इतनी ट्रेजिडीज होती हैं, राइट, सॉरी, तो उसको रोका कैसे जा सकता है, अपने को वो चीज पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। अगर अपन उस चीज पे फोकस करेंगे तो अपन एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाएंगे तो अपने को हेल्प आउट होगा। अपन ये न्यूज देखकर अपन ये देख लेंगे कि हाँ ये एक हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है अगर अपन इसके पीछे का रीजन नहीं देखेंगे, अपन ये नहीं देखेंगे क्या क्या सेफ्टी इश्यूज होते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो अपन इसको पूरा अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे, राइट। सिर्फ कंपनसेशन देना एक राइट वे नहीं होता। कंपनसेशन को आप ठीक है दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कैसे अपनी चीजों को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अपन मानते हैं कि आज भोपाल गैस ट्रेजेडी के काफी इफेक्ट्स आज भी लोगों पे देखे जाते हैं, तो अपन को ट्रेजेडी को कैसे कम से कम किया जाए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ा जाए, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है कॉपर प्लेट्स ब्रिंग्स इनटू फोकस शीला भर्तिका एंड हर पोइट्री। ओके, तो शीला भर्तिका एंड हर पोइट्री के बारे में कॉपर प्लेट्स में लिखा गया था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि शीला भर्तिका किस टाइम डायनेस्टी के टाइम पे थी। तो चालुक्यन एम्पायर के टाइम पे थी, जहाँ पे चालुक्यन एम्पायर की फेमस वो कौन थे, फाउंडर कौन थे, पुलकेशिन II। फाउंडर मतलब कि लाइक मोस्ट फेमस जो उस टाइम रहे होंगे, राइट। सो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ये बैटल कहाँ की जा रही थी, नर्मदा रिवर के बारे में। ठीक है, तो जो भी आर्टिकल्स अपने न्यूज में आते हैं और वो अपने पेपर में आ जाए, ठीक है, तो अपन यूपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चालुक्य डायनेस्टी वाज अ प्रोमिनेंट रॉयल फैमिली दैट रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया फ्रॉम 6th to 12th century CE। तो कभी भी आपके पेपर में आए चालुक्य डायनेस्टी के बारे में तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सी सेंचुरी से थी। पुलकेशिन II was one of the most famous Chalukya rulers who reigned from 610 to 640 CE। तो उनका टाइम इतने साल का रहा था, 32 years का। वो पुलकेशिन II ने अपनी गद्दी संभाली थी, राइट। The Chalukyas were the patrons of art, architecture and the literature and made significant contribution to Sanskrit literature। चालुक्यास ने क्या किया था, आर्ट आर्किटेक्चर के बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे, लिटरेचर के बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे वो। ठीक है, द डायनेस्टीज वाज नोन फॉर इट्स मिलिट्री प्रोग्रेस एंड एक्सटेंडेड इट्स रूल ओवर ए वास्ट टेरिटरी इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये डायनेस्टी ने अपनी पावर कहाँ कहाँ फैलाई थी ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में हेल्प आउट भी करती है, राइट। So the Chalukyas were also known for their temple architecture and the famous Kalisna temple in Ellora, okay, and the Virupaksha temple in Hampi are some examples of their architectural achievements. So Kalinas temple and Virupaksha temple ये आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको मैंने
कौन से टेम्पल्स से कनेक्टेड ये बताया, फिर मैंने आपको ये बताया कि कौन से रूलर्स कनेक्टेड थे उससे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नर्मदा। फिर अपन देखा कि पेपर में नर्मदा के बारे में बताया गया, तो अपन नर्मदा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो नर्मदा क्या है, एक लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कहाँ की, पेनिनसुलर रीजन की, फ्लोइंग थ्रू अ रिफ्ट वैली। पेनिनसुलर रीजन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। पेनिनसुलर रीजन जो तीनों साइड से पानी से घिरा होता है, थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या रेंज ऑन द नॉर्थ एंड द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ। तो अगर विंध्यन रेंज यहाँ पे आती है, सतपुड़ा रेंज यहाँ पे आती है, तो उसके बीच में से, सॉरी ये ऐसे रहेगा, अगर विंध्यन रेंज ऊपर है, सतपुड़ा रेंज यहाँ पे है, तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, राइट, ठीक है। इस राइजेस फ्रॉम द मलिक्का रेंज नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। सो ये कहाँ, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, उस वहाँ का नाम क्या है, अमरकंटक, राइट। अमरकंटक आपको ध्यान रहेगा कि जब भी आप पेपर में आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको नर्मदा का ओरिजिन याद रखना है। अमरकंटक के पास होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। कौन सी रेंज के बीच में आता है, विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ फैक्ट्स है जो अपन इस आर्टिकल से सीखे, ठीक है। अगर इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए तो आई होप आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है, फोकस ऑन द बॉर्डर, इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड द लिंगरिंग अनप्रेडिक्टेबिलिटी अक्रॉस द एलएसी। सो इंडिया और चाइना के रिलेशंस काफी टाइम से न्यूज में चल रहे हैं। 2020 से जब से अपने देखा है स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके बाद से ही न्यूज में चल रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया चाइना के रिलेशंस को आप कैसे पढ़ सकते हैं। इंडिया चाइना का रिलेशन जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, आपके स्टैटिक्स बुक्स में पढ़ते हैं आप, जब भी अपन नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशन पढ़ते हैं, तो आप इंडिया एंड चाइना वहाँ स्टैटिक पार्ट में कवर कर सकते हैं अच्छे से। आज अपन को सिर्फ ये देखेंगे कि अपने कहाँ कहाँ डिस्प्यूट्स हैं, राइट। सो अपने कुछ ईस्टर्न सेक्टर में डिस्प्यूट्स हैं, फिर उसके बाद अपने कुछ मिडिल सेक्टर में है, फिर मिडिल सेक्टर अपने ये आ जाएगा, उसके बाद अपने वेस्टर्न सेक्टर में है, राइट। सो अपन ईस्टर्न सेक्टर पे देखते हैं कि ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है, मतलब चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, राइट। सो कौन सी लाइन बनी हुई है यहाँ पे, यह लाइन बनी हुई है मैकमोहन लाइन, राइट। और अगर अपन यहाँ पे देखें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो दुरंद लाइन, ठीक है। आपको यहाँ की लाइन पता होनी चाहिए, आप मुझे सर्च करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। इसके बाद अपन ईस्टर्न सेक्टर में देखें तो यहाँ पे भी एक लाइन है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ लाइन्स अगर मैच द फॉलोइंग में आ जाती है यूपीसी में, तो आपको ध्यान होनी चाहिए, राइट, ठीक है। सो ये था कुछ लाइन से रिलेटेड अपन अगर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोकेशंस जो न्यूज में रहे वो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ न्यूज में रिलेटेड और अच्छा आता है तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो गुजरात कंटिन्यूज टू विटनेस डेथ ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स डिस्पाइट बैन। तो आप ये देख सकते हैं कि मार्च 2020 से मार्च 20 अप्रैल तक कितने 8 पीपल की डेथ हुई है। इन राजकोट 2 डाइड ऑन द मार्च 2021, दहेज 3 डाइड ऑन। लाइक आप ये देख सकते हैं कि इतने सारे लॉज होने के बाद भी अपने यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग से डेथ हुई है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अपन उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है। सो मैनुअल स्कैवेंजिंग इज डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा from public streets and dry latrines, cleaning septic tanks, gutters and the sewers. So मैनुअल स्कैवेंजिंग वो एक्टिविटी होती है जब भी आप ह्यूमन एक्सक्रीटा को इन सारी चीजों से क्लीन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ ह्यूमन। मतलब ये एक ह्यूमन कोशिश करता है ये सारी चीजें क्लियर करने की। तो ये एक्टिविटी क्या अलाउड है? नहीं, ये एक्टिविटी बैन कर दी गई थी। कैसे, कब बैन की गई थी? ये एक्टिविटी बैन कर दी गई थी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। तो 2013 में एक्ट आया था जिसके थ्रू एक्टिविटी बैन कर दी गई थी। द एक्ट बैन्स द यूज ऑफ एनी इंडिविजुअल मैनुअली क्लीनिंग, केयरिंग, डिस्पोजिंग और अदरवाइज हैंडलिंग इन एनी मैनर ह्यूमन एक्सक्रीटा टिल इट्स डिस्पोजल। मतलब ये एक्ट जो बैन करता है वो मैंने आपको समझा दिया ऊपर भी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर ये ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्लीन कर रहा है, कैरी कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है खुद से, तो वो एक गलत प्रोहिबिटेड एक्टिविटी मानी जाएगी। द एक्ट रिकॉग्नाइजेस मैनुअल स्कैवेंजिंग एज अ डिह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। तो ये एक्ट मैनुअल स्कैवेंजिंग को क्या बोलता है? एक डिह्यूमनाइजिंग की प्रैक्टिस बोलता है, मतलब ह्यूमंस को ह्यूमंस ना रहने दे, ठीक है।
तो अपन देखते हैं कि इसके रीजंस क्या है प्रिवलेंस के, मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्यों अभी तक, मतलब अभी तक गई क्यों नहीं है ये। तो सबसे पहले आता है इनडिफरेंट एटीट्यूड, मतलब काफी जने तो इसको मानने से ही इनकार कर देते हैं, मतलब रिलेक्टेंस दिखाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ ये होती नहीं है, कुछ और तरीके से उनकी मौत हुई है शायद। सो अगर आप मानोगे नहीं तो आपका एटीट्यूड ही सेम रहेगा और आप चेंज जो लाना चाहते हो वो चेंज नहीं आएगा, राइट। सो आपको सबसे पहले अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा लोगों को। इश्यूज ड्यू टू आउटसोर्सिंग, सो क्या करते हैं मोस्टली लोग, लोकल बॉडीज क्या करती है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को सारे के सारे वर्क दे देती है, राइट। अगर वो सारे के सारे वर्क उनको दे देगी तो क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स चलते हैं प्रॉफिट बेसिस पे, राइट। तो प्रॉफिट बेसिस पे वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर प्रॉफिट बेसिस पे वर्क करते हैं तो जो मशीन्स अगर हैवी कॉस्ट पे आनी चाहिए थी तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वो मशीन्स नहीं खरीदते हैं। अगर वो मशीन्स नहीं खरीदेंगे तो वो क्या चाहेंगे कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं वो कुछ 100 रुपये या 1000 रुपये लें, 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन 100 रुपये समथिंग कुछ लें और उन सबको क्लीन करने की कोशिश करें, राइट। सो इट इज़ अ सोशल इशू ऑल्सो। ये सोशल इशू कैसे है, मतलब लाइक सबसे पहली बात कि जो भी ये वर्क करते हैं तो या तो वो कोई लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, राइट, या तो वो कोई लोअर क्लास को बिलोंग करते हैं, तो इसलिए सोशल इशू माना जाता है क्योंकि लोअर क्लास इसमें सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट होता है, राइट। ठीक है, उसके बाद जाके अगर अपन देखें कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं क्या इसको हटाने के लिए, मतलब लाइक इतना कुछ होने के बाद अपने को पता है कि इतने रीजंस हैं तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स लाए होंगे। तो अपने सबसे पहला एक्ट देखा कि गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेके आए थे, राइट। उसके बाद SC/ST एक्ट भी है, अगर कोई लोअर कास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है मतलब डिह्यूमनाइज किया जाता है, मतलब या कुछ चैलेंज किया जाता है, राइट। उसके बाद अपने पास है स्वच्छता अभियान है, स्वच्छता अभियान है। मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आपके ऊपर मैनुअल स्कैवेंजिंग में अगर मेंस में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कितना इजीली आउट आंसर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रेडी आउट मटेरियल रहेगा। आपको मैंने डेफिनेशन दे दी ऊपर, मैंने आपको चैलेंजेस बता दिए, मैं आपको साथ साथ में उसके वे फॉरवर्ड्स भी बताता जाता हूँ, तो आप इजीली आंसर आउट कर सकते हैं। अपन एडिटोरियल्स को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, अपन एडिटोरियल से ये भी सीखते हैं कि अगर मेंस के रिलेटेड कोई भी अपना क्वेश्चन आ रहा है तो अपन उसको कैसे आंसर कर सकते हैं, राइट। सो अपने पास कुछ स्टैट्स हो गए कि हाँ आप अपना आंसर रिसेंटली स्टार्ट कर सकते हैं कि रिसेंटली वी हैव फाउंड कि गुजरात में इतनी डेथ्स हुई हैं, अगर आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है। लेकिन आप डेथ से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो अच्छा स्टैट नहीं माना जाता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप न्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी न्यूज़ को ऐसे डाल सकते हैं कि हाँ रिसेंटली ये चीज़ न्यूज़ में थी, उसके बाद आप अपनी, या तो आप ये भी डाल सकते हैं कि डेफिनेशन हो गई मैनुअल स्कैवेंजिंग की, मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है, आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली अच्छा इंट्रोडक्शन ये माना जाता है कि आप फैक्ट से स्टार्ट करें, राइट। उसके बाद ये बता सकते हैं आप कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस के बाद आप वे फॉरवर्ड्स बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई ऐप लेके आया है या गवर्नमेंट कोई ऐप चला रही है, राइट, या गवर्नमेंट का कोई नेशनल एक्शन प्लान है क्या। तो गवर्नमेंट का एक नेशनल एक्शन प्लान है नमस्ते करके, नमस्ते की फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम, ठीक है। सो एक SC का जजमेंट भी है। ये सारी चीजें जब आप मिला के अपने आंसर्स में लिखते हैं तो आपका एक आंसर होलसम बन जाता है, मतलब पूरा अच्छा बन जाता है, राइट। तो SC का जजमेंट क्या है कि 10 लाख का कंपनसेशन देना चाहिए जो भी अगर सुअर को क्लीन करते हुए किसी की डेथ हो जाती है, राइट। सो अपन ने कुछ जजमेंट्स देखे, अपन ने कुछ एक्ट्स देखे, अपन ने कुछ चैलेंजेस देखे, अपन ने कुछ डेफिनेशंस देखी, ठीक है। ये सब आपको आज श्योर मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में पता पड़ गया होगा। अब जब भी आप मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में याद करें तो आपको ये सब सारी चीजें याद आनी चाहिए, राइट। सो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। अपन अपना एक बार पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो द इरोजन ऑफ द हार्ड वॉन लेबर राइट्स, ठीक है भाई। तो क्या बोलना चाहता है कि लेबर राइट्स इतनी जरूरी क्यों है, और यूपीसी ये अगर लेबर राइट्स के बारे में पेपर में एडिटोरियल आया है तो मतलब जरूरी होगा कि यूपीसी ने भी आज तक क्वेश्चन पूछा होगा। हाँ, तो यूपीसी हर 2 या 3 साल में प्रीलिम्स में या तो आपसे 4 या 5 साल में मेंस में क्वेश्चन पूछता रहता है। और 2020 में ही रिसेंटली लेबर राइट्स को लेके काफी सारे जो अलग अलग एक्ट्स थे उनको काफी कम कोर्ट्स में कर दिया गया, राइट। सो अगर कोर्ट्स में किया गया है तो उसके लिए कुछ अच्छी चीजें हुई होंगी, तो अपन वो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि अपने यहाँ लेबर फोर्स कितनी है। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स है या किसी से कम है अपन? सो चाइना के पास सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स है, राइट। सेकंड में अपनी लेबर फोर्स आती है, राइट। सो अपनी लेबर फोर्स सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है या ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करती है? तो अपनी लेबर फोर्स दोनों ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, राइट। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि व्हाट इज द फ्रेमवर्क रिगार्डिंग लेबर्स इन इंडिया। सो फर्स्ट फ्रेमवर्क कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ये आएगा कि लेबर एक क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों सेंटर एंड स्टेट दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास 3 लिस्ट होती है, नेशनल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो नेशनल पे सिर्फ सेंटर बना सकता है, ठीक है। स्टेट पे सिर्फ सेंटर, स्टेट पे स्टेट बना सकता है। कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, लेकिन ओवरराइड करता है सेंटर का लॉ अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों के बीच में। कोई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है क्या? तो हाँ, आर्टिकल 14 हो गया या आर्टिकल 16 हो गया या 39, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए जो जुडिशरी ने यूज करे हैं अपने रणधीर सिंह केस में, ठीक है। सो कौन सा केस है? रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, राइट। ठीक है, तो ये केस में क्या बताया गया? ये केस में ये बोला गया कि आपको इक्वल पे देना पड़ेगा इक्वल वर्क के लिए। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सेम वर्क के लिए, राइट। इक्वल पे इक्वल वर्क, ठीक है। तो आप ये केस का यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो गई। तो कोई लेजिस्लेशन भी है क्या? अपन ये देखा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, ठीक है। अपन ये देखा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी रणधीर सिंह केस है। अपन ये देखते हैं कि कोई लेजिस्लेशन है इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन भी है, जैसे कि कुछ 4 एक्ट्स हैं अपने पास, जैसे कि कोड ऑन वेजेस एक्ट, राइट। ठीक है, कोड ऑन वेजेस से क्या होगा, सारे वेजेस इंडस्ट्रीज के एक लेवल पे आ जाएंगे, मतलब कुछ अलग अलग ज्यादा कोड्स वो नहीं होंगे, मतलब काफी सारे लॉस नहीं होंगे। सो सेकंड आता है अपना इंडस्ट्रियल वेजेस, सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज की रिलेशंस कैसे मेंटेन की जाएगी उससे रिलेटेड कोड है, ठीक है। उसके बाद अपना थर्ड कोड आता है सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में क्या होगा, जो भी इंश्योरेंस वगैरह हो गया या जो भी सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए उसके बारे में इसी एक ही कोड में बता दिया जाता है, राइट। सो अपना उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड, लाइक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। आई होप गाइस आप लोग को हैंडराइटिंग भले समझ ना आ रही हो, लेकिन मेरी आवाज़ आपको क्लियर हो, अगर आपको नोट्स बनाने तो आप उससे बना सकते हैं, राइट। सो ठीक है, ये कुछ लॉस थे जो अपन ने देखे कि उससे रिलेटेड लेबर से रिलेटेड लॉज हैं। तो ये तो अपन ने कुछ फ्रेमवर्क देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जुडिशियल फ्रेमवर्क है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है। मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अपन चलते हैं अपने व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लेबर कोड्स, ठीक है। सो अपना फर्स्ट होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लॉस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर लेबर कोड्स में क्या हुआ, पहले बहुत सारे लॉस थे एक ही चीज को डिफाइन करने के लिए, लेकिन जब एक ही कोड में सारे के सारे लॉस कंबाइंस हो जाते हैं तो आपको एक चीज को अलग अलग तरीके से नहीं देखना पड़ेगा। लाइक जैसे कि अगर एक ही लॉ है, मतलब एक ही कोई डेफिनेशन है, उसको अलग अलग लॉ में अलग अलग बताया गया तो काफी कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब एक ही जगह उसको एक ही बार डिफाइन किया गया तो वो कंफ्यूजन हट जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाता है कॉम्प्लेक्स लॉस का, ठीक है। तो पहले क्या होते थे, अलग अलग जगह अलग अलग केसेस फाइल होते थे एक ही चीज को लेके, लेकिन अब क्या हो गया है, इजियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया है, मतलब सब जगह सारे केसेस एक ही जगह फाइल हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्प्यूट आप इजीली रिजॉल्व कर पाओगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह फाइट करने के लिए मूव ऑन नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो अपना उसके बाद आता है जेंडर पैरिटी। सो जेंडर पैरिटी कैसे मेंशन होगी इसमें, आप ये बताएं मुझे। जेंडर पैरिटी ऐसे मेंशन हो सकती है कि पहले क्या होता था कि मेंस को अलाउ होता था रात को वर्क करने के लिए, लेकिन अब जो लॉज आ रहे हैं तो उसमें
वुमेन्स को भी सेम राइट्स दी जा रही है रात को वर्क करने के लिए, राइट। सो ये कुछ जेंडर पैरिटी के इशू को भी रिजॉल्व करता है कि आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, राइट। लाइक मैंने आपको बताया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कौन सा केस? रणधीर सिंह केस में बोला गया है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो कौन सी ग्रे एरियाज हैं, मतलब लाइक करंट लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, जो फैसिलिटेट करते हैं मतलब ये सारी लॉज बनाने में, तो वो एक इंस्पेक्टर की तरह काम करते हैं, मतलब लाइक वो रूल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी इन डिफाइनिंग वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज। मतलब जो वर्कर्स की डेफिनेशन और एम्प्लॉयज की डेफिनेशन है ना, ये अभी तक हमारे पास कुछ ज्यादा प्रॉपर नहीं है, राइट। सिक्योरिटी कवरेज, अपने पास अपन ने देखा कि अभी सोशल सिक्योरिटी कोड आया है, मतलब अब धीरे धीरे सोशल सिक्योरिटी पे वर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वर्क नहीं किया गया है प्रॉपरली, राइट। ठीक है, नॉन इंक्लूजन ऑफ चैरिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल एस्टेब्लिशमेंट्स, मतलब कि ये हो गया कि कोई भी लॉस नहीं है जो कि चैरिटी को गवर्न करे इनसे रिलेटेड, मतलब इनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा नहीं बनाए गए। नो रिकॉग्निशन ऑफ इनविजिबल लेबर, मतलब कि काफी बार ये होता है कि वर्क कर दिया जाता है, ओवर टाइम किया जाता है, लेकिन काफी बार वर्क कर दिया जाता है लेकिन इनको ओवर टाइम का पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर अपन ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखें तो वहाँ पे ओवर टाइम जैसे ही होता है तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो लेबर से रिलेटेड ओवर टाइम इनको बहुत मुश्किल से मिलता है, मतलब लाइक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता काफी बार। तो ये था अपने कुछ लेबर राइट से रिलेटेड इश्यूज। कुछ और आर्टिकल्स आएंगे तो अपन इसके बारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे। आई होप आपको इसका फ्रेमवर्क समझ आया हो, आपको बेनिफिट समझ आए हो, आपको ये समझ आया हो कि ग्रे एरियाज कुछ चैलेंजेस हैं जो अपने को फाइट वर्क करने पड़ेंगे अभी और इसको इम्प्रूव करने के लिए, राइट। सो अपन ये करते हैं कि जो भी आर्टिकल आता है अपन उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेते हैं जो अपनी मेंस में हेल्प आउट कर सकती है अपने को, राइट। सो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है इंडिया एंड एसडीजी प्लेज गोल एंड द स्ट्रेटेजी टू अप्लाई, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि एसडीजी गोल्स होते क्या हैं। So it is a set of 17 SDG where recognize that action in one area will affect outcomes in others and that development must balance social, economic and environment sustainability। तो SDG क्या कहते हैं कि अगर एक एरिया में भी वर्क हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे एरिया पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ डेवलप हो रही है तो वो दूसरी चीज़ को भी डेवलप करने में मदद करती है, और क्या करती है, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाते हुए चलती है, ठीक है। तो अपन एसडीजी गोल्स अपने याद कर लेते हैं। आप एसडीजी गोल्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। आप एसडीजी गोल्स को अपने आंसर में डायरेक्टली वे फॉरवर्ड्स में डाल सकते हैं कि अगर आपका कोई रिलेटेड वाटर से क्वेश्चन आया तो आप क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ये अपना एसडीजी गोल है, आप डायरेक्टली मेंशन आउट कर सकते हैं, राइट। आप क्लाइमेट एक्शन से, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आप अपने वे फॉरवर्ड में डाल सकते हैं। अब एसडीजी 13 स्पीक्स अबाउट द क्लाइमेट एक्शन, राइट। सो अपन कुछ आर्टिकल्स अपने 17 गोल्स देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट कहता है नो पॉवर्टी, मतलब अपने को पॉवर्टी को खत्म करना पड़ेगा। जीरो हंगर, मतलब लाइक कोई भी भूखा ना सोए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये सारे के सारे एसडीजी आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए। कभी भी आप अपना मेंस का आंसर लिखें तो आप डायरेक्टली इनको यूज कर पाएंगे। तो अपना थर्ड कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सबकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। मतलब अपन ये देख रहे हैं कि काफी लोग डिजीज से इफेक्ट रहते हैं, काफी दूसरी चीजें रहती हैं, ठीक है। फोर्थ होता है क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद मतलब लाइक जो भी एजुकेशन मिले लोगों को क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ आप क्वांटिटी में पढ़ा रहे हो, आपको क्वालिटी देनी भी आनी चाहिए। उसके बाद आता है अपना जेंडर इक्वालिटी। सिक्स आता है अपना क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सेवेंथ आता है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ आता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ आता है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ आता है रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11th आता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12th आता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। 13th आता है क्लाइमेट एक्शन। 14th आता है लाइफ बिलो वाटर। 15th आता है लाइफ ऑन लैंड। 16th आता है पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। 17th आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये सारे के सारे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप 12th को कंज्यूमरिज्म से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इनइक्वालिटी जब भी आए तो आप इसको लिख सकते हैं।
वाटर के लाइफ बिलो वाटर मतलब ओशियंस का जब भी कुछ रेट क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान होने चाहिए। तो ऐसा है क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी इसके लिए स्कीम्स निकाली है क्या? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट इनको एसडीजी को पूरा करने के लिए स्कीम्स निकालती रहती है, राइट। सो उसके थ्रू अपन कोशिश करते हैं एसडीजी को अचीव करने का। ठीक है, अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है स्ट्रे डॉग्स इन द पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन एन इंक्रीजिंग अर्बन स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन एंड हाउ वेस्ट इज जनरेटेड। मतलब लाइक ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे स्ट्रे डॉग्स और हाउ वेस्ट का कनेक्शन है। लेकिन हैज देयर बीन अ राइज इन अर्बन सॉलिड वेस्ट, अपना क्वेश्चन हो जाता है अर्बन सॉलिड वेस्ट पे। व्हाट रोल्स कैन इक्विटेबल एंड सैनिटेशन पॉलिसी प्ले, हाउ इज इंडिया मैनेजिंग द स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम। तो स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम पे अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, अपने को सॉलिड वेस्ट पे ज्यादा ध्यान देना है कि वो कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है। वेस्ट प्रोसेसिंग एट गाजीपुर लैंडफिल येट टू पिक अप पेस विद अ डेडलाइन टू फ्लैटन द गार्बेज सेट फ्रॉम द landfill to has reached its saturation point in 2000 continues to get waste waste. Municipal corporation will bring the contractor of delayed progress. So ये बताया गया कि मतलब कैसे वेस्ट प्रोसेस बढ़ती, मतलब लाइक टोटल वेस्ट बढ़ती जा रहा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग बहुत कम हो रही है धीरे की धीरे, लेकिन अपने को उसकी प्रोसेसिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। सो अपन कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, शायद अपने एग्जाम्स में काम आए, क्योंकि यूपीसी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, मेंस में इससे क्वेश्चन पूछ चुका है सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, राइट। सो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो सॉलिड वेस्ट इंक्लूड क्या क्या करता है, राइट। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड्स सॉलिड और सेमी सॉलिड डोमेस्टिक वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, कैटरिंग एंड मार्केट वेस्ट एंड अदर नॉन रेसिडेंटल वेस्ट, स्ट्रीट स्वीपिंग्स, स्लिट रिमूव or collected from the surface drains, horticulture waste, agriculture waste, dairy waste, ये treated biomedical waste, excluding industrial waste, biomedical waste, e-waste, battery waste, so ये सारे के सारे आते हैं किसमें, solid waste के अंदर, राइट। तो कभी आप इतने तो सारे नहीं लिखेंगे, लेकिन कभी भी आपको इनमें से कुछ आ जाए कि हाँ सॉलिड वेस्ट क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो अपन देखते हैं कि इंडिया का स्टेटस क्या है। मतलब अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है कि 0.5 मिलियन टन पर डे अपन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ही जनरेट होता है। सो इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट आर जनरेटेड एनुअली इन द कंट्री एंड आउट ऑफ विच 5.6 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट। 5.6 मिलियन तो अपन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं 62 मिलियन में से। 0.70 मिलियन बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको एस्टिमेट्स दे दिए मैंने कि किस कैटेगरी में कितना कितना वेस्ट जनरेट होता है। In addition, hazardous waste generation is 7.9 million tons per annum and 15 lakh tons is e-waste. The volume of waste is projected to reach 165 million tons by 2031 and 436 million tons by 2050. तो आप ये देख सकते हैं कि अभी आपने यहाँ 62 मिलियन टन है, वो 165 मिलियन हो जाएगा बाय 2031, 436 मिलियन हो जाएगा बाय 2050। तो अपने आने वाले टाइम में कितना इंक्रीज होने वाला है, राइट। ये लेकिन ये अभी तक अगर इतना इंक्रीज हो रहा है तो लोग इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर पा रहे? इसके ऊपर चैलेंजेस क्या है? लीस्ट रिवॉर्डिंग जॉब, मानो कि इसका जो भी कि सारा का सारा वर्क होता है ना, उसको इतना रिवॉर्ड नहीं किया जाता है। मतलब लाइक जो अपने यहाँ क्लीनिंग करने आते हैं अपन उसको रिवॉर्ड नहीं करते हैं कि हाँ भाई, अपन उसको एक गंदी नजर से, लो नजर से काफी बार देखते हैं, जबकि वो अपने सिटी को क्लीन रखने में मदद करता है, राइट। सो हेल्थ इश्यूज क्या है? जो भी सारे जने इस सब में वर्क करते हैं तो काफ़ी बार तो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, एनीमिया का शिकार होते हैं, काफ़ी सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, राइट। क्योंकि डंप साइट से क्या होता है, डंप साइट्स में काफ़ी सारी गैसेस निकलती हैं, तो वो क्या डायरेक्टली ह्यूमंस को इम्पैक्ट करती हैं, तो वो बीमार होते हैं। उसके बाद सोशल ट्रीटमेंट, जो मैंने आपको बताया कि सोसाइटी उनको अच्छे से वेजेस नहीं देती है, उनकी लिविंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो अपने पास कुछ अदर्स चीजें भी हैं क्या, मतलब लाइक जैसे कि इससे क्या होता है, चाइल्ड लेबर बढ़ता है, राइट। इससे क्या होता है, चाइल्ड लेबर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसके बाद अपन ये देख सकते हैं कि अपने पास अपन ने कुछ किया है या नहीं किया इससे रिलेटेड। तो अपन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लेके आए थे 2016 में, जिससे डायरेक्टली यूपीसी ने क्वेश्चंस भी पूछा था। तो उन्होंने क्या कहा था कि वेस्ट को अपन 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, वेट, ड्राई एंड डोमेस्टिक
हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, तो आप वेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यूपीसी ने बोला था कि आप वेस्ट को 5 कैटेगरी में डिसाइड कर सकते हैं। तो यूपीसी कैसे ट्रिक करता है आपको समझ आ गया कि वो फैक्ट्स को गलत कर देता है। लाइक 3 की जगह उसने कर दिया 5। ठीक है, तो ये था कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में, और आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। और अगर अपन कुछ देखें कि क्या बोलते हैं ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या हैं, और अगर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में और जानना है तो मैं आपके लिए वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि गवर्नमेंट या ग्लोबल इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स हैं क्या इससे रिलेटेड? तो गवर्नमेंट का है इनिशिएटिव, उन्होंने वेस्ट टू एनर्जी का कुछ टेक्नोलॉजी बना रखी है कि वेस्ट को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। तो आप सोचिए अपन एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, लाइक अगर अपन वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए तो अपने लिए कितना अच्छा रहेगा। उसके बाद है वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल, आप वेस्ट को कैसे वेल्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक पोर्टल है, राइट। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में है। अपने पास कुछ प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स हैं, लाइक जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, तो अपने पास कुछ प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स भी हैं, राइट। प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स, ठीक है। तो ये अपन ने देखा था कि इतने सारे टाइप के वेस्ट थे, तो उससे रिलेटेड रूल्स भी हैं काफी अपने पास। ठीक है, सो ये अपन ने कुछ पढ़ा आज वेस्ट के बारे में, मतलब सॉलिड वेस्ट के बारे में। आज अपने पास इतनी ही एडिटोरियल्स थे, अपन मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ। लेकिन उससे पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको मिलेगा आपके कमेंट सेक्शन में, या आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी करें, जिससे कि आपको डेली के अपडेट्स मिले और आप इजीली प्रोवाइड पीडीएफ ले सकते हैं, राइट। सो अपन मिलेंगे कल और एडिटोरियल्स के साथ।